हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चले आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन में हम लोग साइंस मॉडल टेस्ट पेपर 2021 का क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस साल का किस टाइप का पैटर्न अपनाने वाला है जेट बोर्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। और देखिए यहाँ पे क्या है, संतुलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो संतुलित हम लोग करते हुए फिर आगे की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये क्या है, 4 है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करना है, संतुलित करना है। तो सिंपल सा बात है, संतुलित किया बहुत ही इजी तरीके से जाता है। और देखते हैं इसको हम लोग संतुलित कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आंसर भी हम पहले से ही दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा पहला नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है H2 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl2। और क्वेश्चन में हम लोग के सामने में क्या है, HCl है। ठीक है ना। चलिए अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है हम लोग के सामने में, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, लेकिन राइट साइड में यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड वाले का, ठीक है, अभिकारक साइड वाले का हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए प्रतिफल साइड वाले हाइड्रोजन को 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन का संख्या 2 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का संख्या 2 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का संख्या 2 ऑलरेडी है और यहाँ से क्लोरीन का संख्या भी 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिए। कुछ करना नहीं है, अभिकारक साइड का जो परमाणु का संख्याओं का संख्या जो है, ठीक है, उसको प्रतिफल साइड के उनके संख्याओं के बराबर करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर किलो तराजू लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड में 2 केजी का उसको रखते हैं फटकारा को, तो राइट साइड में क्या 2 केजी सब्जी भी देना होता है। उसी तरीके से अभिकारक साइड में जितना परमाणुओं का संख्या है, ठीक है, उतना ही हम लोग प्रतिफल साइड में भी उसको बस बराबर करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या है, Na, ठीक है, प्लस H2O, Na प्लस H2O, यहां से क्या बन के आ गया, यहां से हम लोग को क्वेश्चन ये है NaOH प्लस H2, ये क्वेश्चन है। अब देखने वाली बात ये हम लोग के सामने में है ना। देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन हम लोग के सामने में यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से हाइड्रोजन को गुना कर देते हैं तो ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सोडियम हम लोग के सामने में 2 हो जाता है। तो लेफ्ट साइड का यानी अभिकारक का भी हम लोग सोडियम को 2 से गुना कर दिए। देखिए अभी यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 करने के लिए यहाँ पे 2 करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तब जाके यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बराबर होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को बराबर किए तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है और यहाँ से 2 है, ठीक है, तो 4 हम लोग का ये सही हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या देता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या है, CH4 प्लस, देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे है O2, ठीक है, O2 है ना। क्वेश्चन हम लोग के सामने में क्या है, O2, अभिकारक में क्या हो जाएगा, अभिकारक में CO2 और H2O, CO2, ठीक है, CO2 और ये हो जाएगा H2O। क्वेश्चन ये हम लोग का ऑलरेडी क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, सिखा रहे हैं, आंसर तो आपका यहाँ पे है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सीखे कैसे हो रहा है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना हो रहा है, 1, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितना हो रहा है, 1,
ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना संख्या है 2, ठीक है, यहाँ पे 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे संख्या 1 अधिक हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो हाइड्रोजन कितना है, प्रतिफल तरफ हाइड्रोजन कितना है 2, अभिकारक तरफ हाइड्रोजन कितना है 4, तो प्रतिफल तरफ 2 से इसको गुना करेंगे हाइड्रोजन को तो बन जाएगा 4। ठीक है, जैसे ही 2 से हाइड्रोजन को गुना किया 4 बन गया। देखिए अभिकारक में भी हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो ये दोनों हम लोग क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना हुआ उसको भी देखना होगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2H2O है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, और CO2 है, ऑक्सीजन हो गया 2, 2 और 2 टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया। तो अभिकारक तरफ हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो ये बन जाता है 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग सी के बाद डी नंबर का क्वेश्चन पे, है ना। तो डी नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या था, ये था Na+O2, ये बन जाता है Na2O, ये क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग के पास ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। अब देखने वाली बात ये है, सोडियम प्रतिफल में कितना है 2, अभिकारक में सोडियम कितना है 1, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो दोनों साइड हो गया बराबर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का प्रतिफल में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है 2, लेकिन 2 को यहाँ पे बनाने के लिए प्रतिफल तरफ 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 से गुना कर देते हैं सोडियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। सोडियम यहाँ पे कितना होगा 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है, 2 लगाए हैं, तो उसको क्या करना होगा, उसको हटाना होगा और वहां पे कितना लिखना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा 4। आपको दिक्कत नहीं ना। चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखिए यहाँ पे सारा पॉइंट आपको बहुत सी डिस्क्राइब के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2021 क्वेश्चन में एग्जाम में 10 क्लास का एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये भी आई है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और 3 प्रकार का निकट दृष्टि दोषों का नाम लिखिए, और इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करना होगा, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या दिए कि यहाँ पे किसी वस्तु को देखने में समस्या ही क्या कहलाती है, दृष्टि दोष कहलाती है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, किसी भी वस्तु को देखने में समस्या होना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है दृष्टि दोष। आई बात समझ में। कोई भी वस्तु को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं तो क्या है, हम लोग आंखों का समस्या है, देखने का समस्या है, तो किसी भी वस्तु को देखने में समस्या होना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है दृष्टि दोष, यानी आंख का दोष। चलिए अब ये 3 तरह का होता है, कैसे कैसे भाई, एक हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या दोष है, निकट दृष्टि दोष आंख का वो दोष है जिसमें व्यक्ति निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूरवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर का वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। कारण उसका क्या है कि आंख का नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ठीक है। इसका उपचार क्या है भाई, अवतल लेंस का चश्मा पहन के इसका उपचार किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट का वस्तु को हम लोग देख सकते हैं लेकिन दूर का वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। और इसका उपचार क्या है, उपचार इसका ये है कि अवतल लेंस वाले चश्मा का उपयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है। दूसरा दोष दूर दृष्टि दोष, दूर में क्या हो जाएगा, दूर का वस्तु को हम लोग देख सकते हैं लेकिन निकट का वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, कारण यह है कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, ठीक है। छोटा हो जाएगा तो वो
जितना छोटा होगा उतना दूर का वस्तु को देख पाएगा, लेकिन सामने वाले वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। ठीक, निवारण क्या है इसका? निवारण यह है कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है इसे। ठीक है, अब आते हैं तीसरा में। तीसरा में क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष में निकट और दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और ये ओल्ड एज में हो जाता है। अगर कोई आदमी बुढ़ा हो गया है तो उसको ये दोष हो जाएगा। ठीक है, इस जरा दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं स्पष्ट, और सामने का भी वस्तु को हम लोग स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, और ये ओल्ड एज में होता है। ठीक है, चलिए इसका कारण क्या है? इसका कारण हम लोग के सामने में हो जाएगा। कारण ये हो जाएगा, जो लेंस होता है, यह सिलियरी पेशियज होता है, इसका लचक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखना कि बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति में उठने बैठने का भी समस्या होता है। ठीक है, उठेगा तो फिर बैठने नहीं सकेगा, फिर बैठने का तो उठने नहीं सकेगा। बोलने का मतलब हो जाएगा कि पैरों में जहां पे उन लोगों का जो जॉइंट रहता है, वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाता है? लिक्विड खत्म होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से आंख में भी जो लचीलापन है, लेंस का जो लचीलापन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, और वो लेंस जो है एडजस्ट सही से नहीं कर पाता है, और फिर वो क्या होता है? सामने का भी वस्तु को और दूर का भी वस्तु को नहीं देख पाता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए अब इसका निवारण क्या हो जाएगा? तो निवारण हो जाएगा बाइफोकल लेंस। उसका निवारण इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का अगर वहां पे चश्मा है तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, बाइफोकल, इस तरीके का वो दो लेंस वाला बाइफोकल। ठीक है ना, बाइफोकल लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। यानी चश्मा में नीचे में अवतल लेंस लगाया जाएगा, ऊपर में उत्तल लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, नीचे में अवतल और ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग का क्वेश्चन में 3 तरह का पूछा था, लेकिन हम 5 तरह का दिए हैं। अब चौथा होगा दृष्टि वैषम्य। इस कार्य में धुंधला व स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इस दोष में होगा, यहाँ पे इस दोष में धुंधला व स्पष्ट दिखाई देता है, वस्तु को साफ से नहीं देख सकते हैं और स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है? कि इसका प्रकाश का केंद्रीयकरण नहीं हो पाता है। यानी देखिएगा, कभी कभी कैमरा को भी फोकस, जैसे मोबाइल का कैमरा होता है ना, तो मोबाइल का कैमरा को भी सही से फोकस नहीं करने से वो फोटो सही से नहीं खींच पाता है ना। तो उसी तरीके से आंख का भी जो लेंस है वो भी सही से फोकस नहीं कर पाता है, जिसके कारण से ये धुंधला और स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या है? कि प्रकाश का केंद्रीयकरण, यानी कि लेंस के द्वारा इसको केंद्रीकरण नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं निवारण। इसका निवारण क्या है? निवारण यह है कि बेलनाकार लेंस का चश्मा का इसको उपयोग करेंगे और इस दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक, चलिए 5th नंबर का भी हम दे दिए हैं, रंग अंधता। देखिए हम पूरा डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश किए इस के अंदर। रंग अंधता, इस विकार के कारण लाल रंग और हरे रंग में अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। ये एक अनुवांशिक विकार है। ठीक है, रतौंधी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो तो रात में दिखाई नहीं देगा। तो इसमें इसमें क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस इसी को बोलते हैं। अगर ये हो जाएगा तो लाल रंग और हरा रंग को ये पहचान नहीं सकता है। चलिए आंख का और भी अन्य रोग को भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पूरा डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश की हम इसमें। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या होगा? इस रोग में शुरू में धुंधला और बाद में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर किसी को भी मोतियाबिंद हो गया है तो वो क्या होगा? शुरू शुरू में तो ये धुंधला दिखाई देगा, लेकिन बाद में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लेंस चपटा और अपारदर्शी हो जाता है। यानी कि पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार यही है, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ के आगे में अगर इस किताब को हम रख देते हैं तो क्या ये देख पाइएगा? हाथ को नहीं देख पाइएगा। मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा क्या है? हाथ है, ये मेरा हाथ है। अब इसके आगे में किताब को रख देंगे तो क्या आप लोग इस हाथ को देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। उसी तरीके से लेंस के आगे में क्या लग जाता है? यहाँ पे झिल्ली लग जाता है, और जिसके कारण से हम लोग मोतियाबिंद हो जाता है। इसका बस एक ही उपचार है कि इसका उपचार है शल्य चिकित्सा, यानी कि ऑपरेशन। नेक्स्ट इसका आंख का दोष है
ग्लाइकोमा। इस विकार के दौरान व्यक्ति अंधा हो जाता है क्योंकि लेस्मा नाल में अवरोध से नेत्रगोलक का दबाव कम हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से वो अंधा हो जाएगा और जिसके कारण से उसको रेटिना जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो नहीं बनेगा। चलिए, रतौंधी, देखिए रतौंधी का भी हम जिक्र कर रहे थे ना, वो भी है। इस विकार के दौरान मंद प्रकाश यानी रात्रि के समय में नहीं दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधा, ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है ना, रेडॉक्सिन का संश्लेषण नहीं हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपका, इंपॉर्टेंट है कि रतौंधी में कौन सा बीमारी का कमी हो जाता, कौन सा विटामिन का कमी हो जाता है, तो वो हो जाएगा विटामिन ए, और जिसके कारण से विटामिन ए का कमी हो जाने के कारण से ये हम लोग को रतौंधी हो जाता है, और रतौंधी होने से विटामिन ए का कमी होता है, और विटामिन ए का कमी होने से यहाँ पे रेडॉक्सिन संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कार्बन के अत्यधिक यौगिक के निर्माण का 4 कारण दीजिए, ठीक है। अथवा में और एक क्वेश्चन है, अल्काइन क्या है, इसका असामान्य जो फॉर्मूला था उसको लिखिए, और सबसे सरल एल्काइन का नाम और संरचना सूत्र लिखिए। चलिए, हम पूरा डिटेल्स में यहाँ पे कोशिश किए हैं कि जानकारी दे सके आप लोग। चलिए, तो कार्बन के अत्यधिक यौगिक का निर्माण के कारण क्या है, यानी कि कार्बन 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 इस तरीके से अधिक ये बंधन का निर्माण करता है, उसका कारण क्या है। चलिए, यौगिक बनाने का कारण क्या है, तो पहला है चतुष्फलक, क्या चतुष है ना, संयोजकता। कार्बन परमाणु अति शीघ्र दूसरे टेट्रावैलेंसी द्वारा परमाणु के साथ सहसंयोजक बनाता है, यानी कि ये जो कार्बन में एक ऐसी शक्ति है, ठीक है, जो कि दूसरे परमाणुओं के साथ में भी आसानी से क्या बना लेता है, ये संयोजकता को बना लेता है, बंधन बना देता है। दूसरी बात, इसमें क्या गुण होता है, श्रृंखलन गुण होता है, यानी दो कार्बन और कार्बन के बीच में अति शीघ्र ये एटिनेशन यानी बंधन बनाकर अणुओं का निर्माण करता है, और ये काफी क्या हो जाता है, मजबूती होता है, ठीक है। तीसरा, कार्बन परमाणुओं में अनुबंध आदेश यानी कि बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है। ये क्या होता है, ये 11 क्लास में पढ़िएगा आप लोग। बस अभी इतना जानिए कि जो कार्बन जो परमाणु होता है वो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और चाहे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका अलग अलग होता है, जिसके कारण से ये द्विबंधक और ट्राई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आसानी से बना सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, अब इसका कार्बन परमाणुओं का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। तो इतना सारा कारण यहाँ पे दे दिया गया। अथवा में जो था हम लोग का, अथवा में क्या था, एल्काइन क्या है, ठीक है, एल्काइन क्या है, तो एल्काइन एक क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इसका सामान्य जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक। सरल एल्काइन का नाम क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, और संरचना सूत्र होगा C2H2। देखिए, एक बात बताते हैं हम, एल्केन एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। फिर एल्कीन एल्कीन कीन एल्केन ANE में क्या होगा, CnH2n+2। एल्कीन में क्या हो जाएगा, CnH2n, ठीक है। एल्काइन क्या हो जाएगा, CnH2n-2। और एक चौथा क्या होता है, एल्काइल में क्या हो जाएगा, CnH2n+1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ANE ग्रुप बोल देंगे, ENE ग्रुप बोलेंगे, और इसको YNE ग्रुप बोलेंगे, और इसको बोलेंगे YLE ग्रुप, ठीक है। ANE में जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 अधिक हो जाएगा। अगर इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो कितना होगा, CH4। देखिए यहाँ पे एल्केन में CnH2n, ठीक है, यानी कि +2। अब यहाँ पे कार्बन जितना उसका हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, इसका मतलब 2 गुना से 2 अधिक हुआ। ENE में क्या हो जाएगा, जितना कार्बन है उतना इसका
दो गुना हाइड्रोजन होगा। कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो गुना हो जा रहा है। एल्काइन में जितना कार्बन है उसका, ठीक है, उसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन दो गुना से दो कम हो जाएगा। तो कार्बन दो है, हाइड्रोजन उसका दो गुना से दो कम, यानी दो दूनी चार, चार से दो कम, ठीक है। और एल्काइल में क्या हो जाएगा, जितना कार्बन है, ठीक है, जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका दो गुना से एक अधिक होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग चारों तरीके से इसको बांट सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में। एकल बंधन को क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। और अथवा में क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं और चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर ये निर्भर करता है। चलिए हम यहाँ पे पूरा पूरा जानकारी देने का कोशिश किए हैं, ठीक है, कि गोलीय दर्पण कैसा दर्पण। देखिए सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण को जानेंगे और उसके बाद जानेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है आदि। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला का हिस्सा होता है। जैसे कि मान लिया जाए हम, मेरे पास एक एक गोला है कांच का, अगर इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं इस तरीके से, तो ये मेरा दो भाग इस तरीके से बन जाएगा। अब ये वाला क्या बन जाएगा, ये रंगा वाला भाग रहता है बाहर साइड में और इसका रंगा वाला भाग रहेगा अंदर साइड में। तो ये यहाँ पे किरण जाएगा और यहाँ से टकराएगा। तो ये कौन सा दर्पण हुआ, ये हुआ अवतल दर्पण। और ये अंदर साइड में रंगा वाला भाग है, यानी कौन होगा, ये उत्तल दर्पण। उत्तल, उत्तल दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक हो जाएगा उत्तल अवतल और दूसरा एक होगा अवतल, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, ध्रुव को देखते हैं, है ना। दूसरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ध्रुव, देख रहे हैं, ये हो जाएगा ध्रुव। देखिए क्या होता है, गोलीय दर्पण का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। देख रहे हैं, ये है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का जो सेंटर होगा, सेंटर इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। दूसरी बात, अब आते हैं प्रधान अक्ष। तो क्या होता है कि प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र ही क्या होता है, वक्रता यानी कि तिर्यक, त्रिज्या, ठीक है, वक्रता केंद्र ये वाला होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रधान अक्ष जो होता है, जो प्रधान अक्ष होता है दर्पण का, क्या होता है, ध्रुव से और क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से जाने वाली एक सीधी रेखा होती है, ठीक। चलिए अब क्या आता है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जिस बिंदु पर सभी समांतर किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के बाद आकर मिलती है। देखिए मान लीजिए कि मेरा ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण हो गया ये, ठीक है। ये मेरा एक समांतर किरण हो गया, अवतल दर्पण से टकराने के बाद देखिए यहाँ पे बिंदु आकर के किरण मिल रहा है। तो जिस, देखिए क्या हो रही है, फोकस, है ना, फोकस। तो यहाँ पे क्या बोलता है, फोकस किसको बोलेंगे, फोकस किसको बोलेंगे, फोकस मुख्य बिंदु, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जो अवतल दर्पण से आने वाले, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आने वाली अवतल दर्पण से टकराने के बाद उस बिंदु पर आकर के मिलती है। फिर से सुनिए, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद उस जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य, क्या बोलेंगे उसको, फोकस बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस का बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए हम फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, एक शॉर्ट समरी इसको दिया जाए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरीके का, ठीक है।
अब देखिए, अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल जानकारी दे रहे हैं। ये हो गया ध्रुव। क्या हो जाए, गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक, अब आते हैं क्या क्या हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब आते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का केंद्र यानी कि गोलीय दर्पण का केंद्र। ये दर्पण तो पहले ऐसे था ना, इस तरीके का था ना, तो गोलीय दर्पण का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। आई बात में। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। तो फोकस, ठीक है, यानी कि पोल और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी को। अब आते हैं हम लोग फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जो कि अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें आने वाली अवतल दर्पण से टकराने के बाद उस जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और ये हम लोग क्या हो जाएगा, फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखिए किरणें सब है, वो आकर कहाँ मिल रहा है, वो आके मिल रहा है फोकस पर। देख रहे हैं, इस तरीके का ये फोकस पर आकर के मिल रहा है, देख रहे हैं ना। और मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा होती है, यही एक्स हो जाएगा आपका क्या क्या मुख्य अक्ष। आपको दिक्कत नहीं ना, चलिए सबके बारे में डिस्कशन कर लिए। अब आते हैं प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध चालक का एक गुण है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध पदार्थ का उस गुण को कहते हैं जिसके कारण चालक से जो धारा गमन होती है उसको वो क्या करेगा, रोकता है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब कुछ भी समझ में आया। मान लीजिए मेरा ये क्या हो जाएगा, सूखा कागज है। ये मेरे पास क्या है, एक सूखा कागज है। इस सूखा कागज से क्या करंट जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रतिरोध है। इसका मतलब इसके अंदर से कोई ना कोई प्रतिरोध है जिसके जो कि धारा को गमन होने से रोक रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध चालक या पदार्थ का उस गुण को कहते हैं जिस गुण के कारण उस पदार्थ से जाने वाली धारा को वो क्या करता है, रोकता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, चालक का तापमान पर। अगर तापमान कम ज्यादा रहेगा तो ये प्रतिरोध क्या होगा, कम ज्यादा होगा। चालक का लंबाई पे, ठीक है, अगर लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा, लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। चालक का, है ना, नेचर पर। चालक का नेचर बोलने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी हो गया कच्चा चीज, ठीक है, तो कच्चा चीज में वो जल्दी गमन करेगा। बोलने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कच्चा लकड़ी ले लिए तो कच्चा लकड़ी में बहुत जल्दी गमन करेगा। दूसरा बात, हम क्या कर नेचर बता रहे हैं, पहला कच्चा चीजों पे, कच्चा चीजों मतलब जहां पे कुछ वाटर होगा, पानी होगा, ठीक है, तो जैसे कि भींगा हुआ चीजों में गमन बहुत जल्दी करेगा। दूसरा बात, धातु वाले चीजों पे, धातु वाले जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, तो ये सब में गमन बहुत जल्दी करेगा। और तीसरा हो जाएगा चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी क्या हो गया कि अगर इसका देख रहे हैं, ये वाला काट क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल काटेंगे ना ऐसे करके बीच से, तो ऐसे क्षेत्रफल निकलेगा। अगर ये क्षेत्रफल पर भी ये डिपेंड करेगा। तो पहला क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, चालक का तापमान, दूसरा होगा लंबाई, तीसरा होगा नेचर, और इसका एरिया पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका अथवा नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बीच का 5 अंतर को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त का 5 हाइड्रोकार्बन का अंतर को लिख रहे हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें एकल बंधन होता है। ठीक है, पहले भी बताया। असंतृप्त में डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस बंधन में असंतृप्त, संतृप्त में दूसरा क्या होगा, इस बंधन में मजबूती असंतृप्त के तुलना में कम होता है। यानी कि संतृप्त में जो बंधन बनेगा असंतृप्त के तुलना में कम होता है, और असंतृप्त में मजबूती अधिक हो जाएगा। फिर से सुनिए, संतृप्त एकल बंधन हाइड्रोजन को कहते हैं,
एकल बंधन जहां पे बनेगा उसको संतृप्त बंधन बोलेंगे, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को असंतृप्त बोलेंगे। ठीक है, संतृप्त में बंधन कम मजबूती बनता है किसके तुलना में, असंतृप्त के तुलना में। ठीक है, और असंतृप्त में तुलना में असंतृप्त जो है इसमें अधिक मजबूती बंधन बनता है। ठीक है, संतृप्त में अभिक्रियाशील कम होता है, असंतृप्त में अभिक्रियाशील ज्यादा होता है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है और यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। और संतृप्त में एकल बंधन देखिए फॉर्मूला होगा CH4 C2H6, उसके बाद आप जा सकते हैं C3H8। ठीक है, और इस समय देखिए डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके यहाँ से दर्शाया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।